नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मातृभूमि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी MB स्टडी 2.0 में। तो हम आपके भी साथियों लेके आए अपने हिंदी की जनगणना आज से अपन चालू करते हैं। हिंदी क्या है, उसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। ठीक है साथियों, अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। इसी के साथ ही आपको बेल आइकन पे टिक जरूर करेगा ताकि आगामी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से मिल जाए। ठीक है साथियों, इसी के साथ चलते अपन हिंदी का शुभारंभ करते और उससे पहले अपन कुछ थोड़ी सी बात करते साथियों कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से मैंने, कहते हम, पूछा चिड़िया से मैंने कैसे बनाती हो आशियाना, कैसे बनाती हो आशियाना। तो चिड़िया क्या बड़ी प्यारी सी बात कहती है साथियों, बननी पड़ती है उड़ान बार बार, यानी कि बार बार अपन को क्या करनी है, उड़ान भरनी पड़ती है। तिनका तिनका जुटाना होता है साथियों, तिनका तिनका जुटाना होता है। तो आज चलते अपन हिंदी की क्लास का शुभारंभ करते साथियों, बात करते हैं अपने हिंदी के बारे में। हिंदी क्या है, कि हिंदी कहाँ से ली गई है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है। तो सबसे पहले अपन हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी शब्द का जन्म सिंधु शब्द से हुआ, यानी सिंधु नदी के तट की है, सिंधु नदी की जब बात करते हैं उससे उनका शुभारंभ हुआ है। सिंधु से अपने हिंदू की रचना हुई, हिंदू से हिंदिक बनी, और हिंद से क्या बनी अपने साथियों, हिंदी से अपने हिंदिक बनी थी साथियों, हिंदी से अपने क्या बनी थी, हिंदिक बनी थी। ये आपने नॉर्मल सी चीज है जो आपने सब जगह पढ़ी होगी। इसके अलावा मैं आपको बात बताऊं, अगर हिंदी की भाषा की बात करें साथियों तो यह ईरानी में फारसी भाषा का शब्द है अपने। कौन सी, ईरानी में फारसी भाषा का शब्द। अगर बात करूं इसकी मैं साथियों तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था, सैफुद्दीन मेजदी ने किया था अपने साथ जबर नामक ग्रंथ के अंदर किया था इनका प्रयोग। अगर बात करूं मैं साथियों के हिंदी वर्णमाला में, हिंदी जो वर्णमाला की बात करते हैं उनमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। अगर मैं बात करूं साथियों हिंदी वर्णमाला में अगर वर्णों की संख्या की मैं बात करूं साथियों तो 44 होती है। कितनी होती है साथियों, 44 होती है। अगर इसके अलावा मैं और बात करूं कि साथियों मानक वर्णों की संख्या सर होती है तो क्या होती है, तो मानक वर्णों की संख्या जो होती है वो 48 होती है। अगर हिंदी वर्णमाला की बात करो उसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगर बात करूं मानक वर्णों की जो संख्या की अपन बात करें ना साथियों तो उसके अंदर क्या आपने जो 6 है ना, जो संयुक्त व्यंजन है ना वो ऐड हो सकते हैं, अपने ऐड होते हैं शत्र ज्ञ और श्र, ये अपने संयुक्त व्यंजन जो है इसके अंदर ऐड होते हैं साथियों। अगर बात करूं मैं देवनागरी लिपि की बात करूं जो अपने हिंदी भाषा में यानी सरकारी कामकाज के लिए भाषा का प्रयोग होता है। देवनागरी जो लिपि है अपने साथियों, देवनागरी लिपि के अंदर जो वर्णों की संख्या होती है ना वो अपने 52 होती है साथियों। कितनी होती है, 52। उसमें से 4 अभी कौन से ऐड हुआ वो आपको मैं बताता हूँ। उसके अंदर 2 तो हुए अपने अयोगवाह वर्ण, कौन से हुए, 2 तो साथियों अपने हुए अयोगवाह वर्ण, और 2 कौन से हुए, द्विगुण व्यंजन। एग्जाम में जरूर पूछा जाता है द्विगुण व्यंजन कौन कौन से है। द्विगुण व्यंजन की बात करें साथियों अड्ढ और अड्ढ, कौन से साथियों, अड्ढ और अड्ढ अपने द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, हिंदी की अपने जनरेशन बात की थी, सैफुद्दीन मेजी ने अपने जफरनामा ग्रंथ के अंदर किया था। ईरानी में फारसी भाषा का शब्द है। वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है साथियों, 44 है। अगर मानक वर्णों की संख्या की बात की तो 48 है। अगर देवनागरी लिपि की बात की तो 52 है, जिसमें अपने 2 तो अयोगवा वर्ण है और 2 अपने द्विगुण व्यंजन है साथियों। ठीक है साथियों, बात करूं मैं भाषा की के सर भाषा क्या होती है। अब भाषा के बारे में अपन बात करें साथियों तो भाषा की मैं सीधी सी बात करूं, ये साथियों संस्कृत में भाष शब्द से लिया हुआ। किससे लिया हुआ, संस्कृत में कौन सी शब्द से लिया हुआ साथियों, भाष शब्द से लिया हुआ, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। क्या अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। प्रकट का मतलब सीधा सा है कि कोई भी शब्द है ना उसका सही अर्थ प्रकट होना चाहिए। उसमें भाषा का जो रूप होता है उसको क्या बोलते हैं, सही अर्थ प्रकट होना चाहिए। अगर भाषा की जो मैं रूप की बात करूं तो अगर भाषा के रूप में कितने प्रकार में व्यक्त कर सकते हैं अपने देश के अंदर, तो बात करते हैं साथियों एक तो होती है अपनी मातृभाषा। कौन सी होती है, मातृभाषा। दूसरी अगर बात करूं मैं साथियों होती है राष्ट्रभाषा। कौन सी भाषा, राष्ट्रभाषा। अगर तीसरी बात करूं तो अपने राज्य भाषा, और चौथी बात करूं तो अपने राजभाषा। अगर मैं बात करूं साथियों मातृभाषा की मैं बात करूं, अगर मातृभाषा की परिभाषा क्या होती है तो बच्चा जो माँ के सामने में रहकर जिस भाषा का प्रयोग करता है, समझता है, सीखता है ना उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, मातृभाषा, माँ के सामने में। ठीक है साथियों, किसके सामने में, माँ के सामने में जिस भाषा का अपने प्रयोग करता है, सीखता है या समझता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं अपन साथियों, मातृभाषा कहते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों अगर कि राष्ट्रभाषा की बात करूं कि राष्ट्रभाषा क्या होती है तो ये सीधी सी बात है साथियों, अधिक से अधिक लोगों द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है। क्या होती है राष्ट्रभाषा, अधिक से अधिक लोगों के द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा। अधिक से अधिक
अधिक से अधिक लोगों द्वारा। ठीक है साथियों, अधिक से अधिक लोगों द्वारा क्या किया जाता है, अधिक से अधिक क्षेत्रों में क्या जाती है, बोली जाने वाली यह भाषा होती है अपने राष्ट्रभाषा। अगर बात करूं मैं साथियों राजभाषा की, तो ये क्षेत्र विशेष की भाषा होती है साथियों। किसकी होती है, अपने क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। किसकी होती है छात्रों, ये अपने एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है साथियों। किसकी होती है, क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। सीधा सा अर्थ यानी क्षेत्र विशेष की भाषा आप समझ गए होंगे कि जिसमें अगर गुजरात की बात करूं तो जैसे गुजरात में अपने गुजराती होती है, अगर बात करूं अपने पंजाब की तो पंजाब में पंजाबी होती है, अगर बात करूं मैं हरियाणा की तो हरियाणवी होती है। तो इस टाइप की जो अपने क्षेत्र की जो भाषा होती है उसे राज्य भाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा में समझ में ध्यान रखना साथियों, अधिक से अधिक लोगों द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा। अगर बात करूं राज्य भाषा की तो ये एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है साथियों, क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। अगर बात करूं अपने राजभाषा, राजभाषा की मैं बात करूं साथियों तो ये एक सरकारी कामकाज की भाषा होती है साथियों। क्या होती है, यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। सीधी सी बात पहले तो मैं ये करूँ आपके, ये अपने होती है साथियों सरकारी कामकाज की भाषा। कौन सी होती है, सरकारी कामकाज की भाषा। ठीक है साथियों, अगर बात करूं कि इसकी लिपि कौन सी होती है तो इसकी लिपि होती है साथियों अपने देवनागरी लिपि, जिसके अंदर 52 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि होती है इसकी साथियों, इसकी देवनागरी लिपि होती है। बात करूं राजभाषा को अपने हिंदी के अंदर दर्जा कब मिला, तो राजभाषा की स्वीकृति है ना साथियों अनुच्छेद 17 के अनुच्छेद भाग 17 343(1) के अनुसार, 343(1) के अनुसार स्वीकृति इनको मिली। कब मिली, 14 सितंबर को, 14 सितंबर 1949 को क्या मिली इनको सर, स्वीकृति मिली। और इसी दिन अपने क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं साथियों। किसके रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। और ये अपने होती है संस्कृत की जो अपभ्रंश भाषा की बात करें तो ये उसके अंदर होती है, यानी कि हिंदी की जो आदि जर्नी होती है ना साथियों वो संस्कृत के अनुसार ली हुई है। संस्कृत की आदि जर्नी होती है अपने हिंदी। तो बात करूं साथियों मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा समझ में आ गया। मातृभाषा की बात करूं यानी माँ के सामने में रहकर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रभाषा यानी अधिक से अधिक लोगों द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा। राजभाषा की बात करूं यानी एक क्षेत्र विशेष की भाषा होती है। बात करूं राजभाषा की, यह एक सरकारी कामकाज की भाषा है। देवनागरी लिपि के अंदर इसको लिखी जाती है। और स्वीकृति इनको कब मिली, भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार स्वीकृति मिली। 14 सितंबर 1949 को इसको क्या मिली थी साथियों, स्वीकृति मिली थी। आगे चलते हैं अपन, बात करते हैं व्याकरण के अंदर से। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण का सीधा सा अर्थ होता है कि टुकड़े करके जिस स्थिति तक अपन पहुंच सकते हैं ना, पहुंच सकते हैं साथियों, उसे क्या कहते हैं अपन, व्याकरण। तो व्याकरण का अगर अपन सदी विच्छेद करूं तो क्या होता है, वी प्लस आ प्लस करण यानी विशेष तक साधन, किसी विशेष स्थिति तक पहुंचने का जो साधन अपन को प्राप्त होता है ना, वो अपने व्याकरण होती है। अगर बात करूं, सीधी सी बात है, परिभाषा आपको शाब्दिक अर्थ के रूप से लिख दी है मैंने, जो शास्त्र शब्दों का विश्लेषण करके उनका सही प्रयोग करना सिखाता है। जो शब्द है ना उनका विश्लेषण टुकड़े करके अपने सही शब्दों का प्रयोग करना सिखाता है कि उसका प्रयोग कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उसे क्या कहते हैं अपन साथियों, व्याकरण कहते हैं। बात करूं साथियों अपने वर्ण, इसको दो भागों का रूप कर व्यक्त कर सकते हैं। वर्ण की बात करूं और अक्षर की बात करूं साथियों। अगर मैं अक्षर की बात करूं तो अक्षर क्या होता है, अपने मौखिक रूप से कभी भी बोल सकते हैं, कभी हाथ से बना सकते हैं, मौखिक रूप से अपन बोल सकते हैं, उन्हें क्या कह सकते हैं अपन, अक्षर कह सकते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों, बात करूं लिखित रूप से, अगर वर्ण की बात करूं तो वर्ण को लिखित रूप से कह सकते हैं। लेकिन वर्ण में हिंदी वर्ण की सीधी सी बात अक्षर के टुकड़े कर सकते हैं। अगर मैं वर्ण की बात करूं, एक वर्ण हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई साथियों, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई या मूल ध्वनि जिसके अपन टुकड़े नहीं कर सकते, यानी वर्ण जो होता है उसके टुकड़े अपन नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं अपन, लिखित रूप से कहा जाता है। सीधी सी बात है, व्याकरण एक छोटा सा शब्द है जो आपको मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है साथियों। इस प्रकार का कोई समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो साथियों वीडियो के अंदर। बात करता हूँ साथियों वर्ण के अनुसार, मैं बात करूँ कि वर्ण के भेद अपने क्या होते हैं, तो मैं वर्ण की बात करूँ साथियों आपके, तो वर्ण होते हैं उनको अपन दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं साथियों। कितने, दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं। एक तो अपने स्वर के अंदर व्यक्त कर सकते हैं अपन, और एक अपने व्यंजन के अंदर व्यक्त कर सकते हैं। बात करूं स्वर क्या होते हैं, स्वर का मतलब होते हैं स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले। स्वर की सीधी सी परिभाषा है साथियों, अगर याद नहीं आए तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन की बात करूं मैं साथियों, यानी कि खुद की सहायता यानी स्वयं की सहायता से, स्वर तो हो गया स्वतंत्र
और व्यंजन हो गया स्वयं की सहायता से। अगर बात करूं जीवा की स्थिति के आधार पर बात करूं, स्वर को बांटा गया 5 भागों में, जीवा यानी जीव की स्थिति के आधार पर होता है। बात करूं मैं ओष्ठाकृति के आधार पर यानी ओष्ठ यानी होठ की आकृति के आधार पर। बात करूं मुखाकृति यानी कि मुख की स्थिति के आधार पर। अगर बात करूं उच्चारण समय के आधार पर यानी कि समय कितना लगना चाहिए। बात करूं मैं उच्चारण स्थान के आधार पर यानी कौन से स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द है। ये अपने स्वर को भागों में बांट गया, जीवा की स्थिति, ओष्ठाकृति, मुखाकृति, समय के आधार पर और स्थान के आधार पर। अगर मैं बात करूं साथियों व्यंजन की यानी कि सीधा स्वयं की सहायता से बोलने वाले और स्वतंत्र रूप से यानी स्वर। बात करूं अपने कितने भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अपन 3 भागों में बांटते हैं अपन वर्ण के भेद। बात करूं तो 2 स्वर और व्यंजन। अगर स्वर की बात करूं तो 5 भागों में व्यक्त कर सकते स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले, जीवा, ओष्ठ, मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर साथियों होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं अपन आगे। आपको ऐसे ऐसे प्रश्न करवाए जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अति महत्वपूर्ण होंगे और आपके एग्जाम में 99.99% केसेस में वो आएंगे जरूर साथियों। ऐसे अपन प्रश्न करवाएंगे, आप हमारी क्लास के साथ जुड़े रहिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा आप हमारी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो साथियों। और प्रश्न आप कभी मत छोड़ना है, इतने प्रश्न करवाएंगे कि ताकि आपके एग्जाम के अंदर एक ऐसा प्रश्न नहीं हो कि आपके दिमाग से बाहर निकल जाए साथियों। बात करते हैं जीवा की स्थिति के आधार में मैं बात करूं साथियों, इस प्रकार के प्रश्न इसमें से जो सेट बनाया है मैंने साथियों आपके दिमाग में बैठ जाएगा और इसमें से एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा प्रश्न, ध्यान रखना। बात करूं मैं जीवा की स्थिति के आधार पर साथियों, किसकी स्थिति के आधार पर, जीवा की स्थिति। आप सीधी सी नॉर्मल सी परिभाषा बोल दूं, स्वर लेने हैं अपन को, स्वर के अंदर अपन को ये देखना है जीवा की स्थिति आधार यानी जीव की स्थिति के आधार पर अपन देखना। अगर बात करूं मैं साथियों जीव में 3 भागों में अपन बांटते हैं, आगे वाला, मध्य वाला और पीछे वाला भाग, 3 भागों में अपन बांटते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों अग्र स्वर की, अग्र स्वर क्या होता है सर, तो अग्र स्वर की मैं सीधी सी बात करूं, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का जो आगे वाला भाग होता है ना वो अपने संक्रिय हो जाता है। संक्रिय यानी स्थिति की पैदावार यानी कंपन करने लगता है, अलग अलग स्थिति में अपने बांटता है। जैसे कि अग्र स्वर की मैं बात करूं साथियों, आगे वाला भाग संक्रिय, जैसे कि स्वर ले लिए ई, अब जीभ का जो आगे वाला टुकड़ा वो देखो ई, ई जीभ की ये जो नोक है ना ये ऊपर ऐसे हो रही है। अब बात करूं ए, ए ये अपने जीभ की क्या आगे वाली स्थिति है। आप इसको उच्चारण करो, स्वर लो, स्वर को उच्चारण जीवा की स्थिति के आधार पर सर के ये जीवा की स्थिति में अ की बात करूं, ऊ की बात करूं, सर नहीं हो रहा है। मैं बात करूं सर ई, तो ई में सर देखा कि मैंने जीभ की स्थिति जो है अपने आगे की तरफ कंपन हो रही है यानी ऊपर नीचे हो रही है, तो सर ये ई भी हो सकता है लेकिन ई होगा अपने ई ए और ए। अगर बात करूं मैं मध्य स्वर की, ये एक प्रकार का ऐसा स्वर है कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य स्वर कौन सा होता है, मध्य स्वर का सीधा सा मतलब जैसे इस प्रकार की जो जीभ है ना बोलते समय ये जीभ क्या होगी, चारों तरफ से तो ऊपर हो जाएगी, बीच में खड्डे की तरफ होगा। बात करूं मैं मध्य स्वर की यानी कि जिसका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग क्या होता है, अपने संक्रिय होता है। बात करूं किसकी, अपने मध्य स्वर यानी कि अ। अब अ में देखो अब में क्या होगा, अब दे अब में देखो अपने जो जीभ का जो पीछे वाला भाग है ना साथियों वो अब दे क्या हो। बात करते हैं अपन पच्च स्वर की, पचन स्वर पीछे वाले स्वर की अपन बात करूं साथियों, पच्च स्वर की बात करूं मैं कि पीछे वाला स्वर यानी कि सर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करते समय जीभ का जो पीछे वाला भाग होता है ना साथियों अपने, तो वो संक्रिय होता है। जीवा की स्थिति में 3 भाग होते हैं, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला होता है, संक्रिय होना चाहिए। बात करूं आ की बात करो, आ में जो पीछे कंठ के पीछे जो जीभ होती है ना वो अपने ज्यादा कंपन करने लगती है यानी अपने मूव करने लगती है। बात करूं मैं साथियों ओ की देखो, ओ में होठ, ओ में देखो ये जीभ होती है ना, जीभ ऐसे हो रही है, जीभ ये ओ। अगर बात करूं आओ, आओ यानी औरत का पाक, आओ। ठीक है साथियों, अगर मैं बात करूं आपके ये अपने जीवा की स्थिति के आधार पर हो गया। अगर मैं बात करूं साथियों ओष्ठाकृति के आधार पर यानी होठ की स्थिति के आधार पर मैं बात करूं तो सीधा सा होता है वृत्ताकार। क्या होता है साथियों, वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब क्या होगा, सीधा समझ में आ गया होगा, वृत्ताकार का मतलब अपने व्रत के जैसा होना चाहिए। तो सीधा सा इसका तात्पर्य है यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय अपने ओष्ठ के होते गोल हो जाते, क्या हो जाते, ओष्ठ के होते अपने साथियों गोल हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, वृत्ताकार कहते हैं। बात करो गोल कैसे हो जाते हैं, ओ अपने होठ की जो स्थिति है ना साथियों वो देखो अपने गोल होने लग रही है। ठीक है साथियों,
बात करूं मैं अवृत्ताकार की बात करूं जिसमें ओष्ठ गोल नहीं होते, क्या हो जाते हैं, गोल नहीं होते हैं। ठीक है साथियों, ओष्ठ क्या होते हैं अपने, गोल नहीं होते हैं। अगर मैं बात करूं साथियों गोल का मतलब कैसे होता है, मैं बात करूं क्या बात करूं साथियों, अब में देखो अपने ओष्ठ गोल नहीं हो रहे, आ ई ए और ए। ठीक है साथियों, प्रश्न में ऐसा पूछा जाएगा, मान लो ये शब्द दिया हुआ है, जैसे कि अपने ई दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ई दिया हुआ है अपने, अ दिया हुआ है अपने, ठीक है साथियों, अपने ऊ दिया हुआ है और ओ दिया हुआ है। अगर पूछा जाए साथियों अपने एक प्रश्न लिखा मैंने ई अ उ और ओ, अगर बात की जाए कि इन स्वरों के अंदर जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर भी बात तो करते हैं अपन की, ये जीवा की स्थिति के आधार पर स्वर तो सारे हैं। अगर इसमें बात करूँ कि इसमें अग्र स्वर कौन सा है, इस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अग्र स्वर कौन सा है अपने, ई वाला क्या है साथियों, अग्र स्वर है। अगर मैं बात करूं साथियों उच्चारण स्थान के, सॉरी उच्चारण मुखाकृति के आधार पर मैं बात करूं साथियों, किसके आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, यानी कि मुख की स्थिति कैसी होती है उसके आधार पर अपन बात करते हैं साथियों। तो मैं पहले बात करूं अपने मुखाकृति के आधार पर बात करूं, संवृत्त स्वर की बात करूं साथियों, तो इसका सीधा सा तात्पर्य होता है या इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना। क्या होता है साथियों, शाब्दिक अर्थ होता है बंद होना, यानी ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय जीव जो है अपने जीवा अधिकतम ऊंचाई पर जाती है और मुख रंध्र क्या हो जाता है, बंद कर देते हैं या मुख रंध्र बंद हो जाता है, उसे कौन से संवृत्त स्वर कहते हैं। साथियों आपको परिभाषा याद हो जाएगी, सीधा सा स्वर को उच्चारण करते हैं ई। अब ई में देखो, ई में अपने मुंह तो खुला नहीं रहेगा, ई में क्या हो रहा है अपने, क्या होता है, मुंह एकदम बंद हो रहा है, ई। अब अपने जीवा अधिकतम ऊंचाई पर जा रही है, आवाज भी अधिकतम ऊंचाई पर जा रही है और मुख क्या हो रहा है, बंद, ऊ और ऊ। अगर ऊ और ऊ की बात करूं तो ये अपने क्या है, किसकी आदत है, अपने जीव अपने ओष्ठ की आदत पे अपने कौन से वृत्ताकार भी है। ठीक है साथियों, बात करूं अर्धत्व संवृत्त स्वर की मैं बात करूं साथियों, तो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आधा बंद होना। क्या होता है साधा, आधा बंद होना, नहीं वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीवा अधिकतम ऊंचाई पर जाती है और मुख रंध्र क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, अर्धित संवृत्त स्वर कहते हैं। जैसे कौन सा, ए और ओ, ए और ओ, जीवा क्या हो अपने अधिकतम से कम ऊंचाई पर जाती है यानी बीच में अटक जाती है और मुख रंध्र क्या होता है अपने आसानी से बंद हो जाता है, उसे अर्धित संवृत्त स्वर कहते हैं। विवृत स्वर की मैं बात करूं साथियों, विवृत स्वर का सीधा सा तात्पर्य होता है पूर्ण रूप से खुला हुआ। क्या होता है साथियों, पूर्ण रूप से खुला हुआ, इसका अर्थ होता है अपने बंद होना, इसका अर्थ होता है साथियों आधा बंद होना। अगर इसकी बात को विवृत स्वर की बात हो तो पूर्ण रूप से खुला हुआ होता है साथियों, पूर्ण रूप से खुला हुआ, यानी कि वे उच्चारण या वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख जो है अपने पूर्ण रूप से खुला रहता है। मुख क्या होता है साथियों, पूर्ण रूप से खुला रहता है, उसे विवृत स्वर कहते हैं। आ, अब आ की बात करो तो पूर्ण रूप से अपने खुला रहता है, जैसे आ में देखो अपने जो स्वर है, सॉरी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं ना अपन, ये मुख जो है पूर्ण रूप से अपने खुला रहता है। बात करूं मैं अर्धित विवृत स्वर की मैं बात करूं साथियों, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है ए और आउ, आउ, इसका सीधा सा अर्थ है, इसकी शाब्दिक परिभाषा है पूर्ण रूप से आधा खुला हुआ, यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय मुख जो है पूर्ण रूप से आधा खुला रहता है उसे क्या कहते हैं, अर्धित विवृत स्वर कहते हैं साथियों। ठीक है, अगर बात करूं अपने चौथे स्वर की बात करूं, उच्चारण किसके आधार पर अपने साथियों, उच्चारण की मैं बात करूं अपने साथियों, उच्चारण समय के आधार पर, यानी समय कितना लगता है उसके आधार पर बात करें तो साथियों समय के आधार की मैं बात करूं तो ह्रस्व स्वर की मैं बात करूं साथियों, किसकी बात करूं मैं, ह्रस्व स्वर की बात करूं, यानी कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय कितने समय लगता है, 1 इकाई के बराबर समय लगता है। कितनी इकाई के बराबर साथियों, अपने 1 इकाई के बराबर समय लगता है, उसे कौन सा स्वर कहते हैं अपन, ह्रस्व स्वर। सीधी सी तात्पर्य 1 इकाई के बराबर बोलने में समय जो लगता है या उच्चारण करने में लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। बात करूं अ ई उ और ई, ये अपने कौन से होते हैं, ये होते हैं एक प्रकार के ह्रस्व स्वर, यानी कम समय लगता है। ठीक है, बात करूं मैं साथियों दीर्घ स्वर की, किसकी बात करूं मैं, दीर्घ स्वर की, इसका सीधा सा तात्पर्य या तो फिर ह्रस्व से दुगुना होगा, ह्रस्व से दुगुना होगा, या क्या होगा अपने 2 इकाई के बराबर समय लगा। कितनी इकाई के बराबर, 2 इकाई के बराबर क्या लगेगा अपने साथियों,
समय लगेगा। ठीक है साथियों, बात करूं मैं दीर्घ स्वर की, कौन से, आ ई उ ए ओ औ। अब देखो तो ये दीर्घ समय लग रहा है, अपने बोलने में ज्यादा समय लग रहा है। बात करूं अ ई उ री, ये जो सीधा सा तात्पर्य, ये इसमें बोलने में कम समय लग रहा है। बात करूं मैं साथियों प्लुत स्वर की, मैं बात करूं, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी अपने वीडियो में अपन शॉर्ट से लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। बाकी हिंदी आपकी बेसिक जर्नी जीरो से हीरो बना देगी, और ये वो अपनी क्लास है। बात करूं साथियों प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर की बात करूं यानी अपने ह्रस्व से तिगुना यानी 3 इकाई के बराबर समय लगता है। लेकिन इसकी सीधी सी एक बात है, ये संस्कृत का होने के कारण हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। किसका होने के कारण साथियों? संस्कृत का होने के कारण हिंदी में इसका क्या होता है? प्रयोग नहीं होता है। बात करूं मैं साथियों रे मोहन और बाप रे, इस प्रकार के अल्लास वाले जो प्रश्न होते हैं ना, ये संस्कृत के होते हैं। तो संस्कृत का होने के कारण हिंदी में तो इसका प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में 2 चीजों का प्रयोग होता है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की बात करो। पहले मैंने बात की थी अपने किससे की थी साथियों? जीवा की स्थिति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर, जो मैंने सब चारों की परिभाषा लिख दी है। इसके अलावा आगे भी अपने नोट्स बनेंगे ना, ऑफलाइन नोट्स होंगे, उस नोट्स के अंदर आपको इसकी पूरी परिभाषा मिल जाएगी, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वहां से उठा लेना है साथियों। बात करूं साथियों उच्चारण, स्थान के आधार पर मैं बात करूं साथियों, उच्चारण स्थान के आधार पर बात करूं तो उसमें एक तो होता है अपना निम्नुनासिक और एक होता है अपने अनुनासिक। कौन कौन से होते हैं? अपने निम्नुनासिक और साथियों अनुनासिक होते हैं। बात करूं निम्नुनासिक स्वर कौन कौन से होते हैं? अ आ ई उ री ए ओ आ के ऊपर जो मात्रा होती है ना, उसे अपन क्या कहते हैं? अपना निम्नुनासिक स्वर कहते हैं साथियों। कौन से स्वर कहते हैं? निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। यानी कि सीधी सी इसकी परिभाषा है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय खाली क्या होती है? या तो वायु मुंह से जो बाहर निकलती है, या तो वो होता है, या सीधा इसका प्रयोग क्या मुख्य द्वारा इसका क्या होता है? उच्चारण होता है। उसे क्या कहते हैं अपन? निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। परिभाषा क्या है? या तो मुख वायु है मुख से बाहर निकलती है, या खाली मुख का प्रयोग होता है, उसे अपने कौन से स्वर कहते हैं? निम्नुनासिक स्वर कहते हैं। अगर मैं बात करूं अनुनासिक स्वर की साथियों में बात करूं, अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? जिसके ऊपर अनुस्वार लगे होते हैं वो अनुनासिक स्वर होते हैं। बात करूं तो वे स्वर साथियों, वे स्वर जिनको बोलते समय वायु नाक से बाहर निकलती, उसमें क्या है? मुख से बाहर निकलती, इसमें वायु नाक से बाहर निकलती थी। लेकिन इसमें सीधा सा प्रयोग है साथियों, अनुसार की स्थिति के आने के आधार पर इसका नाक से भी प्रयोग किया जाएगा और मुख से भी प्रयोग किया जाएगा। प्रत्येक वर्ण का जो 5वां वर्ण होगा ना, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण वो नासिका की स्थिति के आधार पर बोला जाता है। किसकी स्थिति के आधार पर बोला जाता है? अपने बात की जाती है साथियों नासिके के आधार पर, यानी नासिका यानी नाक के आधार पर बात की जाती है अपना। ठीक है साथियों, तो बात करूं मैं साथियों वे स्वर जिनको बोलते समय वायु नाक से बाहर निकलती है और मुख व नासिका दोनों का प्रयोग होता है। और सवार की बात करो, इसके ऊपर अपने अनुस्वार लगा हुआ होता है। बात को इसके अलावा जो री और अपने जो आ के ऊपर समात्रक होती है उससे कौन से? तो ये अपने जो दोनों स्वर है ना, इनको आग्रत स्वर या विपरीत ग्रहित स्वर भी कहा जाता है। आग्रत या ग्रहित स्वर भी कहा जाता है। री जो है अपने संस्कृत की उत्पत्ति से हुआ है और ये जो अपने अंग्रेजी शब्द की उत्पत्ति से हुआ है। बात करूं इन दोनों को अपन क्या कहते हैं साथियों? आग्रत स्वर या ग्रहित स्वर भी कहते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं, एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था 2018 के समथिंग कोई सवाल पूछा गया था कि अयोग व वर्ण तो है, लेकिन इसमें पूछा गया है अयोग व वर्ण कितने भागों में व्यक्त कर सकते हैं अपन? तो अयोग व वर्ण 2 भागों में व्यक्त कर सकते हैं, अनुस्वार हो गया और विसर्ग हो गया। अनुस्वार के बारे में आप जानते हो, जिसके ऊपर अपने बिंदी लगती है, या अनुस्वार का मतलब वो होता है अपने बिंदी लगती है। अगर बात करूं मैं विसर्ग, तो विसर्ग आपको सीधा सा मतलब है, इस हिसाब से अपने को विसर्ग भी बोलते हैं, जो अपने विसर्ग संधि भी होती है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से अपने स्वर की अपनी बात करें तो साथियों स्वर अपने क्या हो गए? आज स्वर की बात करूं, अपने स्वर कंप्लीट हो गए हैं।